नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर के खबरों का विस्तार और स्वागत है आपके साथ। मैं हूं विभा उपाध्याय। इन दिनों कोरोना महामारी के कहर से पूरा देश जूझ रहा है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो कोरोना से मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबके जहन में कई सवाल होंगे। मसलन कोरोना से बचने के लिए क्या करें, कौन से लक्षण कोरोना के हो सकते हैं, बुखार सर्दी खांसी होने की स्थिति पर क्या करें। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे हर सवाल का जवाब आपको हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट्स देंगे। तो देखिए, आज की इस चर्चा में हम आपके उन सवालों को लेने वाले हैं जिन शंकाओं के साथ आप समाधान की कोशिश में जुटे हैं। आप जानना चाहते हैं कि आखिर अगर आपके अंदर कोरोना को लेकर कोई सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं, किसी तरह के लक्षण अगर आपके अंदर नजर आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे जरूरी जो काम है वो ये कि आप अपने धैर्य को बनाए रखें। सबसे पहले डॉक्टर के संपर्क में आएं, उन्हें अपने सिम्टम्स की जानकारी दें और पहले दिन से ही इसे लेकर आपकी सजगता आपको हर किसी भी कॉम्प्लिकेशन से यानी उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी गहरी समस्या से बचाने में कारगर हो सकती है। और यही वो तमाम कार्य हैं जिसके जरिए आप सिर्फ कोरोना को न मात दे पाएंगे बल्कि आप उससे अपनों को बचा भी पाएंगे। और ऐसे में मास्क जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और मास्क कैसा हो, कपड़े के बने मास्क से वायरस से बचाव संभव नहीं है, ये जानकारी आपको रखनी जरूरी हो जाती है। कपड़े के मास्क के नीचे अगर आप कपड़े का मास्क पहनते हैं तो 3 लेयर सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए, क्योंकि जो स्ट्रेन इस वक्त काम कर रहा है वो बहुत ज्यादा संक्रमित कर रहा है। सर्जिकल मास्क डिस्पोजेबल होते हैं, इस्तेमाल करने के बाद आप उसे सही तरीके से डिस्पोज करें। चेहरे को पूरी तरह से कवर करते हुए आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, मास्क खरीदना भर बहुत जरूरी नहीं है। मास्क कैसा हो, उसको पहने कैसे, उसका इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए, ये जानकारी भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मास्क का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं तो वो आपको सुरक्षित नहीं रख पाता है। और इसीलिए बार बार हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सही तरीके से मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कपड़े के मास्क से बचाव इस वक्त संभव नहीं है, क्योंकि पहले स्ट्रेन से दूसरा स्ट्रेन जो है वो कोरोना का वो ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा तेजी से संक्रमित करता है लोगों को। और इसीलिए यहाँ पर डबल लेयर्ड मास्क की जरूरत आन पड़ी है। डॉक्टर्स इसे लेकर बार बार सलाह दे रहे हैं और इसीलिए आप तक ये जानकारी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। मास्क को कान के दोनों छोर पर जब आप लगाते हैं तो उसे सामने से आप अपने हाथों से न छूएं। दोहरे मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है। और ये दोहरा मास्क कैसा हो, तो पहले आप सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल कीजिए और उसके ऊपर आप कपड़े के मास्क का इस्तेमाल आपको सुरक्षित करता है, आपको संक्रमित होने से बचाता है। ये वो तमाम एहतियाती कदम है जो आपको इस कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को रोकने में, आपको खुद को सुरक्षित रखने में और आपके अपनों की जान बचाने में सबसे कारगर है। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ तमाम जो गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ गए हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराती चलूं, जो आपके हर शंका का निदान करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर मुकेश किशोर, फिजिशियन है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर निगम प्रकाश चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे बच्चों को इस कोरोना काल में सुरक्षित रखा जाए, अगर वो संक्रमित हो गए तो उनके लिए क्या एहतियात बरतने की जरूरत होती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और डॉक्टर विजय प्रकाश जो गैस्ट्रो फिजिशियन है, जिनसे भी हम जानेंगे कि इस कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में ये भी एक लक्षण में सामने आ रहा है कि गैस्ट्रिक की समस्या भी बहुत लोगों के अंदर नजर आती है। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और मेरा पहला सवाल डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी आपसे ही। सर, सबसे पहले तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें हर रोज की जानकारी की तरह आज का दिन भी इस जानकारी के साथ ही शुरू करते हैं हम कि क्या लक्षण जो पहले दिन से ही आपको सचेत कर देता है कि आप हो सकता है कि संक्रमित हो गए हों, आप आज से ही अभी से ही सतर्क रहें। आज के दिन में जितनी भयानक रूप से, जितनी तेजी से यह संक्रमण बढ़ा है, उसमें आज के दिन पेंडेमिक का दिन है। अगर आपको बुखार आ रही है, अगर आपको सूखी खांसी हो रही है, अगर आपको सर दर्द हो रहा है, यदि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, यदि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है,
विशेषकर आपके स्वाद खत्म हो रहे हैं, आपको टेस्ट नहीं मिल पा रहा है, आपकी स्मेल कम हो रही है, स्मेल नहीं मिल पा रही है, और इन सबों के अलावे यदि आपको आज के दिन डायरिया डिसेंट्री हो रही है, ये सब आज के दिन की इस संक्रमण की, इस कोविड-19 के लक्षणों में से प्रमुख हैं। और निश्चित तौर पर आप पहले दिन से ही इसकी टेस्ट करानी आवश्यक है, जिससे कि आप स्वयं अपनी स्थिति के बारे में जान लें और आपके इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्ति भी सचेत हो जाएं। और आज के दिन किसी भी व्यक्ति को फीवर आ रही है, खांसी आ रही है, उसे पहले दिन से ही आइसोलेट हो जाना है, क्योंकि जब तक टेस्ट का रिपोर्ट आएगा समय लग जाते हैं। और यह मान के चले कि हमें कोविड है अनलेस अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज, जब तक वो प्रूफ नहीं होता कि आपको नहीं है तब तक यह मान करके आइसोलेशन में ही रहना है। और मास्क का प्रयोग तो अनिवार्य रूप से सभी को आज के दिन में करना है। बिल्कुल। डॉक्टर मुकेश किशोर, लोगों के मन में शंका इस बात को लेकर भी कि लक्षण की जानकारी अब उन्हें समझ में आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे वायरल या सीजनल समझकर इग्नोर कर रहे हैं। ये इग्नोरेंस उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी साबित हो सकती है? और इस सवाल का जवाब लेने के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पटना से हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपकी क्या शंका है? आप अपने सवाल पूछिए। जी न्यूज के माध्यम से कि अगर वाकई में ही अगर किसी को कोरोना हुआ है और उसकी पोजीशन अगर खराब हो रही है तो वो किस हॉस्पिटल में कब जा सके, इसकी जानकारी क्या आपके माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से मिल सकता है? डॉक्टर मुकेश किशोर, सवाल का जवाब शायद आज के इस पैनल में मौजूद सभी तमाम जितने भी हमारे साथ डॉक्टर्स के पैनल बैठी हुई है, अमूमन हर एक शख्स यही सबसे पहले जानना चाहता है कि अगर वो संक्रमित हो गया तो कहां पर जाए, तो उसके ट्रीटमेंट को लेकर इंतजाम है, वो सुरक्षित वहां पर ट्रीटमेंट ले भी सकता है, उसे वहां से लौटाया नहीं जाएगा, अवेलेबिलिटी होगी बेड की, डॉक्टर की, ऑक्सीजन की। डॉक्टर मुकेश किशोर, अभी इस बीमारी के संक्रमण के 3 अवस्था में बांट सकते हैं उसको। पहला जो कुछ भी लक्षण जिसको हुआ, जैसा अभी डॉक्टर तेजस्वी ने कहा कि वो तुरंत कोई भी लक्षण हो पहले डॉक्टर को दिखा ले, उसको इग्नोर नहीं करी ये समझ के कि कोई वायरल डिजीज होगा या कुछ और होगा। दूसरा है कि जो डॉक्टर के सलाह से ही जो दवा लेना है तुरंत शुरू करना चाहिए, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तीसरा है जब किसी को हो गया उसके बाद वो पैनिक में आता है, जिसे स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस करता है पैनिक और एंजाइटी। जब भी कोई सोच या चिंता में भय जुड़ जाता है उसी को चिंता कहते हैं, एंजाइटी। उसमें पैनिक एक वैरायटी है, उसको लगता है कि हम मर जाएंगे या मेरे परिवार में कोई बीमार है तो वो मर जाएगा। ये सोच उसको और उसकी स्थिति को खराब करता है, उससे उसकी हालत और बिगड़ती है। क्योंकि तनाव में यदि बहुत अधिक तनाव होता है तो भी श्वास की क्रिया अनियमित हो जाती है, सांस हेल्ड अप हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाता है। इसीलिए इसमें अध्यात्म का सहारा भी लेना है। अध्यात्म का मतलब ये है कि हम जीवन मरण हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये मत मानिए कि हम मर जाएंगे। आप को यदि जब का समय नहीं आएगा तो नहीं मरिएगा। आपका काम है अपने विवेक और बुद्धि से विशेषज्ञ से संपर्क करना, उसकी राय लेना, उसके बताए गए रास्ते पर सही सही चलना और भय नहीं करना। क्योंकि स्ट्रेस जब भी किसी ऐसे आदमी से मिलिए जो आपको डरवाता है और दूसरा ऐसे आदमी से मिलिए जो कहे कि घबराने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप सकारात्मक सोच को रखना इस वक्त कोरोना की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। आप अगर जीवित हैं, आप इस पॉजिटिविटी को लेकर चल रहे हैं कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो आप आधी जंग वहां पर भी जीत लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, डॉक्टर साहब मुजफ्फरपुर से। डॉक्टर, हमारे साथ जो कॉलर सत्येंद्र माधव हैं, शायद यही चंद्र माधव, आप क्या जानना चाह रहे हैं? आप अपना सवाल ले सकते हैं। जी मैडम, मैं जानना चाह रहा था, मेरी वाइफ को बहुत दिनों से खांसी हो रही है जी,
बाकी तो कोई सिम्टम ऐसा नहीं है और रिपोर्ट भी नेगेटिव है, तो फिर उनको कौन सी दवा अभी दी जाए? दिवाकर तेजस्वी, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, मैं चाहूंगी कि आप ही इनकी समस्या का समाधान करें। जी देखिए, अगर बहुत दिनों से खांसी है, उसके जो प्रमुख कारण हमारे देश प्रदेश में है वो फेफड़ों का इन्फेक्शन, पुराना इन्फेक्शन जैसा ट्यूबरकुलोसिस है, वो हो सकता है। आप चेस्ट का एक्सरे करा करके उनके बलगम की जांच कराएं और टीबी की दवाई निःशुल्क में उपलब्ध है यदि वो आती है तो अभी तत्काल में उन्हें कोई और लक्षण नहीं और बहुत दिनों से खांसी चली आ रही है तो इसमें प्रबल संभावना है कि चेस्ट का इन्फेक्शन हो पुराना, और आप उसका एक्सरे, बलगम की जांच करा करके ट्रीटमेंट कराएं, वो ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। तो देखिए, हर वो सिम्टम्स कोरोना से ही जुड़ जाए या कोरोना को लेकर के ही आपको आशंकित या सशंकित होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जरूरत यह है कि आप अपने सिम्टम्स को डॉक्टर्स तक पहुंचाएं, उनसे सलाह लें, उनसे किसी तरह की कोई जानकारी आप न हाइड करें, न छिपाएं, और शुरुआती वक्त से ही आप इसे लेकर अपनी गंभीरता और सजगता सामने रखें। डॉक्टर निगम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर, इस वक्त वैक्सीन जो है वो बहुत तरीके से मनोबल लोगों को दे रही है कि हमारे पास एक वैक्सीन उपलब्ध है जो हमें इस कोरोना के संक्रमण से बचाएगी भी, लेकिन दूसरी तरफ ये कि ये वैक्सीन बच्चों पर इंप्लीमेंट नहीं होती है, ये बच्चों के लिए नहीं है। फिर बच्चों को हम कैसे सुरक्षित रखें? बच्चों के लिए क्या एहतियात बरता जाए? हाँ, डॉक्टर निगम प्रकाश। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी बीच में कट रही है, बट ये मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि बच्चों में भी अब इस सेकेंड वेव का असर देखा गया है। अभी तो पूरा देश कराह रहा है, आप देख रही हैं, और सभी संसाधनों की कमी देखी जा रही है, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि बच्चे जरूर सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं, और इसका कारण है कि बच्चों में सिम्टम जो है बहुत ज़्यादा प्रतिलक्षित नहीं होता है, और इसीलिए बच्चे जो है, बच्चों को लोग प्यार भी करते हैं, बच्चे घूमा भी करते हैं, बच्चे रुकते नहीं हैं कहीं पर। तो ये जो एक साथ जो समागम होता है सामाजिक उनका, उसके कारण ये सुपर स्प्रेडर का काम बच्चे कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यवश अभी तक जो है बच्चों में, 18 साल से नीचे के युवक या बच्चों में इसकी वैक्सीन को अभी अलाउ नहीं किया गया है। इसका कारण है, बहुत सारा साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन अभी के माहौल में जब तक कि वो वैक्सीन के लिए उनको चिन्हित नहीं किया गया है, तब तक के लिए अभी सबसे बड़ा उपाय, कारगर उपाय यही होगा कि सेफ डिस्टेंस रखना। खास करके जो है, जो बच्चे किसी तरह से भी मामूली बुखार से भी संक्रमित हैं या किसी भी तरह की जो उनको गैस्ट्रोएंटराइटिस भी हुआ है, वो भी एक लक्षण हो सकता है, ये मानते हुए ऐसे बच्चों को और लोगों से सेल्फ आइसोलेशन करने के लिए उनको अलग रखना होगा। और ख़ास करके ये बहुत महत्वपूर्ण है अभी के माहौल में, और जितना भी एप्रोप्रिएट है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो सब समाज में, उस परिवार में पालन करना होगा अच्छी तरह से। डॉक्टर निगम, लेकिन फिर ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बच्चे संक्रमित हो गए, मान लीजिए कि बच्चे संक्रमित हो गए, बड़े संक्रमित नहीं हुए हैं, बच्चों को क्या दवाई दी जा सकती हैं? क्योंकि उनके लिए डोजेस अलग होते हैं, उनके लिए सारी दवाइयां इंप्लीमेंटेड नहीं हैं, तो बच्चों में अगर संक्रमण है तो कौन सी दवाइयां उन्हें दी जा सकती हैं प्रारंभिक स्तर पर अगर उनके अंदर सिम्टम्स दिखता है तो? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बिकॉज ये तो सब लोग सोच रहे होंगे कि आखिर करेंगे क्या जब बच्चों। सच्ची बात यह है कि बच्चों के लिए कोई भी दवा जो है वो उपयुक्त साबित नहीं हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा, बच्चों का अगर बच्चों में बीमारी को देखें कोविड की, तो एक तो हुआ एसिम्प्टोमेटिक जो घूमते रहते हैं समाज के में, जैसे एक परिवार में हुआ तो कई बच्चे हो सकता है ऐसे ही घूम रहे हो जो जिनको कोई लक्षण हो भी ना। दूसरा ग्रुप जो होता है वो सिम्प्टोमेटिक का होता है, उसमें जो है 3 ग्रुप होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और चौथा भी होता है एक बताएंगे, लेकिन 2-3 ग्रुप में माइल्ड जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण सिंपल बुखार और सर दर्द या पैर में दर्द या मामूली गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसे जो कह दस्त,
तो ऐसी अवस्था में सिर्फ लक्षण के मुताबिक जो है जो उपचार है वही काफ़ी होता है। और ख़ास करके जैसे अगर कह दस्त हो रहा हो तो ORS देना, और ये जो है आप अगर उसको बुखार है तो पैरास्टामोल देना, ये काफ़ी हो जाता है। और उम्मीद की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होंगे, गंभीर लक्षण नहीं होंगे। दूसरा होता है अगर कुछ गंभीर लक्षण हुए भी तो उसको पहचानने की ज़रूरत होती है, और ऐसे समय में ऑफ कोर्स पल्स ऑक्सीमीटर एक सहारा होता है कि वो बताता है कि कुछ गंभीरता हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर 95 से ऊपर है तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 92 से 94 अगर है, दूसरा जो कैटेगरी जब हम लोग पहुंचते हैं जिसमें कि सिम्टम थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर होता है, तो ऐसी अवस्था में जो है एक अलार्म की घंटी बजनी चाहिए। वो राजस्थान सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए राजस्थान से, अभिजीत आप अपना सवाल ले सकते हैं। हाँ, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। 3 दिन पहले मेरा चेक हुआ था। हेलो जी, आप अपनी बात रखें। हाँ, 3 दिन पहले मैंने चेक कराया था, मेरा कोरोना पॉजिटिव हुआ और मैंने दवा फेविकिर टेबलेट 400 मैं 2 पत्ते लिया। फिर थोड़ा वीकनेस ज्यादा हो रही है, इसके लिए कुछ बताएं। अभिजीत सत्यार्थी, कुमार नहीं, अभिजीत सत्यार्थी। डॉक्टर विजय प्रकाश, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी। कॉलर का सवाल आपने भी सुना होगा। वो संक्रमित हैं, अभी ऑलरेडी उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है। शायद शंका ये है कि जो वीकनेस इस वक्त उनको नजर आ रही है, उस वीकनेस की वजह से ज्यादा परेशानी है। वीकनेस को लेकर दूर कैसे किया जा सके, इसलिए भी कोई दवा सजेस्ट किया जा सकता है क्या? पहले तो मैं ETV को और बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद दूंगा मुझे यहाँ बुलाने के लिए और यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। मेरी दूसरी बात ये होगी, मुझे 2 मिनट का समय चाहिए कि आपके 2 कॉलर ने पहले जो प्रश्न किया उसका कुछ उत्तर हुआ, कुछ उत्तर नहीं हो सका। मैं चाहूँगा कि उसको कंप्लीट कर दूं। जी बिल्कुल। हम लोग अस्पताल वाले लोग गूगल शीट पे पूरा डेटा रोज गवर्नमेंट को भेजते हैं और उसका कंपाइलेशन करके गवर्नमेंट बेड कहाँ खाली हैं, कितने मरीज हैं, इसको SHS स्टेट हेल्थ सोसाइटी के वेबसाइट पे ये डेटा रोज उपलब्ध होता है। अपडेटिंग होती रहती है, कुछ पीछे रहता है, इसलिए कोई आदमी चाहे तो उस साइट पे जाके बेड की स्थिति राज्य में क्या है ये किसी भी वक्त देख सकता है। तीसरी बात जो ये है कि दूसरे कॉलर ने जो सवाल किया था खांसी का, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। ये एक साबित बात है कि 3 वीक से ज़्यादा की खांसी हो तो एक चेस्ट एक्सरे जरूर करा लेना चाहिए, और यदि कोई और सिम्टम उनको नहीं है तो अनलाइकली है कि कोई सीरियस बीमारी होगी। और ऐसी खांसी लंबे अवधि की, यूजुअली एलर्जिक कॉफ, जिसका कि बहुत मेडिकल नाम है, उसमें होती है जी। ये मेरा तीसरा ऑब्जर्वेशन है। मेरा चौथा ऑब्जर्वेशन जो है वो है कि ये जो हम लोग कहते हैं मास्क, वैक्सीनेशन, हैंड वॉशिंग और चौथा जो सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है, इसको मैं दोहराऊंगा नहीं, ये बहुत कहा जा चुका है। मेरा एक मतांतर है कि सोशल डिस्टेंसिंग न कह के इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें हम लोग। सोशल डिस्टेंसिंग तो हो जाएगी तो मरीज को सपोर्ट इमोशनल कहाँ से मिलेगा, इसलिए सोशली जुड़े रहें एक दूसरे से, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। चौथा जो मैं ऑब्जर्वेशन देना चाहूँगा कि ये जो सेकेंड वेव है, हमारी जानकारी बहुत अपूर्ण है अभी क्योंकि डिजीज नहीं है, ये पहले वेव से किस तरह से अलग है। तो ये अलग 3-4 अर्थों में है जिसको कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। पहला, जैसा आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि इसकी इन्फेक्शसनेस, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। दूसरा जो अलग है हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पहले बार में हम लोग मानते थे कि 10 दिन के बाद आप खतरे से बाहर हैं, इस बार देखा जा रहा है कि सिम्टम और खतरा दोनों 10 दिन के बाद भी रहता है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है इस बार सेकेंड एपिडेमिक का। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है कि सिम्टम में कुछ परिवर्तन है इस बार, और लंग का अफेक्शन जल्दी हो रहा है, फेफड़ों में जल्दी ये वायरस पहुंच रहा है। और चौथा ऑब्जर्वेशन जो है
इस बार का कि अभी हाल में ऐसे कुछ केस देखे जा रहे हैं जो ठीक होने के बाद भी बहुत कम में सेकेंड एपिसोड ऑफ हाइपर जो हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन वाला स्टेट है वो माइनर बीच बाद में भी आता रहता है। ये 4 ऑब्जर्वेशन है जो इस एपिडेमिक में देखा जा रहा है, और बाकी तो इलाज संबंधित बात है, अगर कोई मौका आएगा तो मैं और डॉक्टर विजय प्रकाश, चूंकि कॉलर का सवाल था, मैं चाहूंगी कि उनकी भी समस्या का निदान हो पाए। वो बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पॉजिटिव। तीसरे कॉलर का सवाल था, अगर उनको कोई सिम्टम नहीं है, खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, खांसी और बुखार 2 प्रोमिनेंट सिम्टम है जिस पे इंटरवेंशन जरूरी है। डॉक्टर साहब, जो हमारे इस वक्त कॉलर जुड़े हुए थे राजस्थान से, शायद वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि वो पॉजिटिव है। उन्हीं के सवाल वो पॉजिटिव सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं जी, उन्हीं के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। अगर खांसी नहीं है आपको, अगर बुखार नहीं है, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, तो चिंता करने की बात नहीं है। कमजोरी समय के साथ स्वतः दूर हो जाएगी। आप अपने को नॉर्मल खाना खाते रहिए, नॉर्मल भोजन लेते रहिए। सिर्फ कमजोरी को किसी दवा से अलग से टैकल करने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए कोई दवा होती भी नहीं है। इसलिए आप ध्यान दें कि आपको खांसी न हो, आपको बुखार न हो, और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है, और यदि जांच कराया है तो आपका CRP नॉर्मल है। ये 4 चीजें नॉर्मल है, तो कमजोरी को अलग से कोई ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, इस पूरे पेंडेमिक एरा में इस वक्त जो देखा जा रहा है, वो बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अपने ऑक्सीजन सैचुरेशंस को भी नापें, उससे भी देखें कि वो किस तरीके से आपके बॉडी में मौजूद है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या नजर आता है। लेकिन ये जांचने परखने के लिए भी हमें कोई एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि अमूमन लोग उसे अपनी उंगलियों में लगा रहे हैं और देख रहे हैं, तो उसके मूवमेंट में भी उसमें फर्क नजर आती है। तो वो भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इसे ले कैसे, इसे जांचें कैसे और कितनी देर बाद जांचें। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैनिकी इसके कारण से बहुत हो रही है। तो पल्स ऑक्सीमीटर जो आज के दिन में आ रहा है, सबसे पहले उसे खरीदते समय ध्यान रखें कि कम से कम 1 साल की वारंटी उसमें जरूर हो, और अच्छे कंपनी का, मैन्युफैक्चर्ड कंपनी का ही पल्स ऑक्सीमीटर लें, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे पल्स ऑक्सीमीटर सस्ते में भी आ गए हैं जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी, जो ऑप्टोमीटर देखी जाती है, उसमें बहुत एरर्स आ रहे हैं। तो इसलिए लोग को पैनिकी आ रही है। पल्स ऑक्सीमीटर का काम होता है, जब पल्स आप ऑक्सीमीटर को लगाते हैं तो राइट हैंड के जो राइट हैंडर हैं, मिडिल फिंगर में लगानी उचित रहती है, क्योंकि इसका ब्लड सप्लाई बहुत अन्य 2-3 आर्टरियों से आता है बनिस्पत की है। डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अभिषेक झा दरभंगा से। वो अपना सवाल लेना चाह रहे हैं। अभिषेक, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। यस मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे परसों मेरा पहला डोज होगा मेडिसिन का 18 to 45 के बीच वाला, जो मेरा 26 एज है अभी, और हम बैचलर रहते हैं, ठीक। तो ये मेडिसिन लेने के मतलब ये वैक्सीन लेने के बाद क्या कुछ प्रिकॉशन बरतना होगा? कुछ ऐसा वैक्सीनेशन के बाद कुछ सिम्टम आता है, कुछ वीकनेस आता है, तो फिर कोई कुछ प्रिकॉशन की जरूरत है, एहतियातन की जरूरत है, तो वो। डॉक्टर दिवाकर जी, देखिए, वैक्सीनेशन के बाद सामान्यतः किसी किसी को साइट ऑफ इंजेक्शन पे हल्का पेन हो सकता है, किसी किसी को हल्की फीवर आ सकती है, हल्की बॉडी एक हो सकती है। तो उसके लिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। 1 से 2 दिन में वो ठीक हो जाता है, और आप पैरासिटामोल ले सकते हैं उस स्थिति में। यदि अगर फीवरिश लग रही है, बॉडी एक हो रही है, साइट ऑफ इंजेक्शन पर पेन हो रहा है, तो उस समय। लेकिन अगर आपको ये 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन खांसी के साथ फीवर हो रही है, बहुत लोगों को फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद ऐसा देखा जा रहा है, 1 हफ्ते बाद भी अगर हो रही है, खांसी भी आने लगी, फीवर भी परसिस्ट कर रहा है, तब आपको जरूर से टेस्ट करा लेना आवश्यक है, RT-PCR कोविड का, कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि जिस समय आप वैक्सीनेशन ले रहे थे उस समय आप एसिम्प्टोमेटिक थे और इन्फेक्शन था आपको, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद वो बढ़ गया और आपको खांसी भी उसी समय आने लगी और 1 हफ्ते के बाद भी परसिस्ट की। लेकिन 1 से 2 दिन में अगर आ रही है तो आप इसका पैरासिटामोल लें
आप पूर्णतः ठीक रहेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं आएगी। बिल्कुल। डॉक्टर मुकेश किशोर, कई लोगों के मन में ये भी दुविधा है, ये भी सवाल और शंका है कि क्या वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि कई लोगों ने वैक्सीन ली और उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। पहले वो स्वस्थ नजर आ रहे थे, बाद में उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना करने पड़ा। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या गंभीर रूप से जो बीमार लोग हैं, जिन्हें हार्ट की समस्या है या फिर जो लोग डायलिसिस पर चल रहे हैं, क्या वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं? क्या उनके लिए ये एडवाइजेबल है? पहली बात कि जो आपके यहाँ चलाया जा रहा है फिजिशियन, हम फिजिशियन नहीं, हम मनोवैज्ञानिक हैं, इसको करेक्ट करने का जरूरत है। जी, अब मैं चाहूंगी कि इसे करेक्ट कर लिया जाए। हाँ, दूसरा चीज कि आपने जो सवाल किया वो बेसिकली फिजिशियन का क्वेश्चन है। फिर भी जो टोटल वैक्सीनेशन इंप्लीमेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, उसका पूरा रिसर्च हुआ है और कोई भी दुनिया का ऐसा दवा नहीं है जो किसी न किसी में रिएक्शन नहीं हो सकता है। बिकोसूल भी सुनते हैं, कभी कभी रिएक्शन होता है, लेकिन ओवरऑल ये सेफ है वैक्सीन और लेने की सबको रिकमेंडेशन है डॉक्टर्स की, इसलिए लेना चाहिए। बिल्कुल। तो यानी वैक्सीन को लेकर के तो कोई शंका मन में मत रखिए, क्योंकि दूर दराज और देहात के इलाकों में इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। और हमारे साथ एक कॉलर पटना से जुड़ गए हैं, हमारे साथ कॉलर पटना से जुड़े हैं आशीष, आप अपना सवाल ले सकते हैं। हाँ मैम, हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मुझे जानना था मैम कि मुझे कोविड है या नहीं है पता नहीं, लेकिन सिम्टम है जैसे कि खांसी और सर्दी हल्का हल्का, लेकिन मुझे वो स्लॉट आया है वैक्सीन लेने का, तो क्या मैं अभी तो RT-PCR का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो बिना रिजल्ट आए हुए मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? बिल्कुल। तो यानी इन्हें समस्या है, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या से अभी ये 1-2 दिनों से परेशान हैं, तो क्या ये ऐसी परिस्थिति में वैक्सीन ले सकते हैं क्या? डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, आपसे ही जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसी विशेष परिस्थिति में अभी वैक्सीन को डेफर करना उचित रहेगा, क्योंकि आपको यह मालूम नहीं कि आपको एक्टिव इन्फेक्शन कोविड का है कि नहीं। यदि कोविड नहीं भी है तो आप अगर परेशानी में है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है या कोई अन्य वायरस या कोई अन्य बैक्टीरिया से आपको ये परेशानी आई है, तो जब तक ये परेशानी दूर न हो जाए तब तक वैक्सीनेशन की सलाह नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी ब्लड में इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस होते हैं, एंटीबॉडी बनती है, तो उसमें परफेक्शन रहता है तो बेहतर एंटीबॉडी टाइटर होने की संभावनाएं रहती हैं। तो अभी आप इस हालात में वैक्सीनेशन न लें, जब आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं उसके बाद वैक्सीनेशन लें। बिल्कुल। तो अभिषेक, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अमूमन जो डॉक्टर्स पहले से भी इस तरह की चर्चाएं डॉक्टर रही हैं कि अगर आप इस तरह के वायरल फ्लू से इन्फेक्टेड हैं या आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स है तो आप वैक्सीन न लें, इससे पहले भी और अभी भी। राहुल अग्रवाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। राहुल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो राहुल, आप अपना सवाल पूछिए और सबसे पहले आप अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए, उसे कम कर दीजिए ताकि आपकी सवाल सही तरीके से और आवाज सही तरीके से हम तक पहुंच पाए। ओके मैम, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये, जैसे मेरा मम्मी और पापा को वैक्सीन दिया गया था तो आज हो गया 28 दिन, तो उनको पूरा फीवर कमजोरी टाइप का है, वो वैक्सीन के कारण है या कुछ और है? बिल्कुल। तो वैक्सीन लेने के बाद ये समस्या से जूझ रहे हैं इनके माता पिता, क्या कहेंगे इसे लेकर दिवाकर तेजस्वी? देखिए, अगर वैक्सीन लेने के 28 दिन के बाद ये चीजें आ रही हैं तो ये संभावना नहीं है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण से आ रही हैं। वैक्सीन का जो भी इफेक्ट आता है वो मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर तक में खत्म हो जाता है, जो लोकल पेन होते हैं, जो माइल्जिया होती है, जो फीवरिश होती है। लेकिन 28 दिन के बाद यदि उत्पन्न हुआ है तो आज के पैंडेमिक को देखते हुए आपके माता पिताजी को जरूर से RT-PCR कोविड का टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि इस एपिडेमिक में, इस पैंडेमिक में जो लक्षण आ रहे हैं उसमें कमजोरी एक लक्षण है और बुखार हल्का भी आना, फीवरिश होना भी एक लक्षण है। तो ये वैक्सीन रिलेटेड नहीं है, नया इन्फेक्शन नहीं आया है, इसको रूल आउट करना आवश्यक है समय रहते हुए। बिल्कुल। तो देखिए, ये छोटी छोटी सी सावधानी, आपकी थोड़ी बहुत सतर्कता जो है वो आपको गंभीर समस्या में पड़ने से बचा सकती है। और इस वक्त अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स है, इसे वायरल मत समझिए, इसे सीजनल मत समझिए। डॉक्टर निगम प्रकाश,
चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप। मैं बार बार जब आप तक पहुंचती हूं तो मेरा कंसर्न पूरे तौर पर होता है कि बच्चों को लेकर माता पिता सबसे ज्यादा इस वक्त चिंतित हैं, क्योंकि वो इस बात से भी आशंकित हैं कि इनके लिए तो कोई दवा भी नहीं, और अगर माता पिता अफेक्टेड हो जाएं तो बच्चों को भी कई तरह की परेशानियां होती हैं, बच्चे उनके संपर्क में आते ही आते हैं। वैसे में बच्चों के इम्यून को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, उन्हें मजबूत रखने के लिए क्या किया जा सकता है, और कैसे बच्चों का टेक केयर इस वक्त माता पिता करें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है इस माहौल में, जैसा हमने कहा कि सेल्फ आइसोलेशन, मतलब या सेल्फ लॉकडाउन जैसा एक इम्पोज करना पड़ेगा हमारे पूरे नागरिकों को। चूंकि अगर सरकार किसी तरह से अक्षम है कि लॉकडाउन कर सके, तो मैं समझता हूं कि ये हर नागरिक का कर्तव्य है, खास करके जो जहां बच्चे हैं उन परिवार के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो किसी हालत में बच्चों को बाहर न निकलने दें। जैसे बच्चे खेलना चाहेंगे, कहीं बाहर जाना चाहेंगे, टहलना चाहेंगे, कहीं भी कुछ नहीं करना है। अभी का जो 1 या 2 महीना है, ये बहुत ही निर्णायक महीना है, इसमें कई जान जा सकती है। इसीलिए अभी जो है बच्चों को घर के अंदर रखना और जितना भी कोविड अनुरूप बिहेवियर है वो सब फॉलो करना है, जिसमें कई बार चर्चा सारी होती रही है। और अब तो ये बात हो गई है कि घर के अंदर भी मास्क लगाना है, क्योंकि एक दूसरे से मालूम नहीं है कि किसको है किसको नहीं है। तो सिचुएशन अभी यही है कि घर के अंदर भी मास्क लगा के रहना है और बच्चों को जरूर देखते रहना है कि उनको बुखार है या नहीं। अगर बुखार है तो उनको जरूर एक अलग वातावरण में रखना होगा, एकदम आइसोलेटेड। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ माता पिता की शंकाओं का समाधान होना बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। 2 चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जी, 2 चीज मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें। खास करके आजकल एक समस्या और भी हो रही है कि जो अंदर में घर के रह रहे हैं बच्चे, तो एक तो आहार तो सारा होता है नॉर्मली, तो ओबेसिटी की समस्या भी होती जा रही है। तो जरूर डॉक्टर साहब एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उस ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे इस सवाल का जवाब भी लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन वापस होते हैं इस महत्वपूर्ण चर्चा में। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा इसी बात की कि यहां पर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आज तक, इससे पहले तक आपने भले इसे सीजनल या वायरल समझकर ट्रीट किया हो, लेकिन आज के इस वक्त में जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है और बहुत तेजी से ये अपने पांव पसार रहा है, वहां पर आपकी सतर्कता से आपकी जान बच सकती है, आपसे संक्रमण का खतरा कम हो सकता है और कोरोना का चेन टूट सकता है। और इसीलिए आज हमने हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स के पैनल को जोड़ा हुआ है, जिसमें डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ हैं, डॉक्टर मुकेश किशोर जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर निगम प्रकाश हैं हमारे साथ, डॉक्टर विजय प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निगम प्रकाश, चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले आप जानकारी दे रहे थे 2 महत्वपूर्ण बिंदु की, मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से पहले उन दोनों ही बिंदुओं का जिक्र कर दीजिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या कि संतुलित आहार तो जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा वसीय नहीं होना चाहिए जिससे कि बच्चों में वो ओबेसिटी डेवलप करे। और दूसरा है कि बच्चों में भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी घर के अंदर भी होना चाहिए, चाहे वो अपने खुद जिम जैसा करें या योगा करें, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। योगा से मानसिक तनाव भी कम होता है, तो ये घर के अंदर भी कुछ न कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए और बहुत फैटी खाना नहीं खाना चाहिए। तो चूंकि ओबेसिटी अगर होगी तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन इसके पहले एक अनुत्तरित प्रश्न था वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे अभी एक प्रश्न भी था आपका। कोई भी वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन तो बहुत सेफ है, मैं कहूँगा आपको, चूंकि मैं तो वैक्सीनोलॉजी में रहा हूँ और हम लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट यही काम करते हैं वैक्सीन का। ये बहुत ही वैक्सीन सेफ वैक्सीन है, इसमें शायद ही कुछ होता हो। आज तक 0.1% में ही कुछ हल्का फुल्का कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन ऐसे अदरवाइज ये वैक्सीन बहुत सेफ है। और ख़ास करके जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं,
वो उनको तो लेना ही लेना है। डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, और जितने भी क्रॉनिक लिवर डिजीज हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज हैं, तो जितने भी इस तरह की बीमारियां हैं, और ओबेसिटी भी इसमें शामिल है, तो उसमें उन सबों को जरूर देना है। यानी कि किसी को आशंकित होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी को इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं हाजीपुर से, गणेश। गणेश, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि हमारी बेटी है 22 साल की, वो कोविड पॉजिटिव थी पिछले 16 दिन पहले से, और अभी वो रात में वो थोड़ा सा बता रहे थे कि उसका बुखार उखार तो नहीं आ रहा है, सर्दी भी नहीं है, लेकिन वो बता रहे थे कि मेरा कलेजा भारी भारी सा है और अनईजी फील कर रही थी। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तो पहले संक्रमित थी और अब वो ठीक हैं, इसके बावजूद इस तरह की समस्या उन्हें हो रही थी। मैं चाहूंगी कि दिवाकर तेजस्वी आप इस सवाल का जवाब दें। देखिए, अभी उनकी उम्र बहुत नहीं है और वो संक्रमित थी पहले, अब क्योर हो चुके हैं, लेकिन कभी कभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उनको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक इन्फ्लामेटरी मार्कर्स करा लेने की आवश्यकता होती है कि अभी भी ऐसा तो नहीं है कि कोई इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन या डी डाइमर ये सब बढ़े हुए हैं। अगर वो बढ़े हुए रहते हैं तो उनकी एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट चलती है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि इस तरह की भारीपन, चेस्ट का आना और परेशानी होनी कभी कभी ये गैस्ट्राइटिस के कारण से भी हो सकता है, एसिडिटी के कारण से भी होती है, तो खान पान पर ध्यान रखने से और खाने के तुरंत बाद नहीं लेटे, टहल ले। यानी कि ये सिम्टम्स अगर है, ये इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर विजय प्रकाश के हमारे साथ जुड़े हुए गेस्ट्रो फिजिशियन भी हैं। डॉक्टर विजय प्रकाश, आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अपनी बेटी को लेकर थोड़े परेशान नजर आ रहे थे? उनकी बातों से जो सुन के लगता है, दिवाकर जी ने कह दिया कि सीआरपी करा लीजिए, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं लगती है। मैं 1-2 बात और कहना चाहूँगा जो पहले भी हो चुकी हैं, उनको बहुत अनएम्बिगुअस टर्म में डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण ने कहा है, सब तक ये मैसेज जाना चाहिए जी। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, ए। बी, जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जैसे लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, उनको प्रायोरिटी पे ये वैक्सीन लेनी चाहिए। तीसरा, जो ये एसोसिएशन होता है कि वैक्सीन लेने के बाद बीमारी हो गई, इसका कोई अभी तक साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ऐसी साइंटिफिक कम्युनिटी सोचती है कि वैक्सीनेशन सेंटर में शायद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हुआ होगा, इसीलिए ऐसा संभव है कि आपने वहाँ इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इसका मैसेज ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर पे भीड़ ना लगाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बार बार एम्फसाइज किया जा रहा है उसका पालन करें। और वैक्सीनेशन में कोई भी समस्या नहीं है, सबको ये वैक्सीन ले लेना चाहिए जिनको भी उपलब्ध हो। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धीरज कुमार वैशाली से। धीरज, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो सर। आप अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल है, क्या जिसका कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे दम्मा हो गया, टीबी हो गया, क्या वो वैक्सीन ले सकता है? डॉक्टर विजय प्रकाश, जिसका जिक्र आप अभी कर भी रहे थे, क्या बिल्कुल वो ले सकते हैं वैक्सीन? बिल्कुल बिल्कुल, एक शब्द का जवाब बिल्कुल ले सकते हैं। डॉक्टर विजय प्रकाश, चूंकि इस बार के सिम्टम्स में गैस्ट्रो को भी ऐड किया गया है, यानी गैस्ट्रिक की समस्या भी लोगों के अंदर, जिनके अंदर सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं, उनमें ये भी एक सिम्टम्स नजर आता है। कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे इसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये नॉर्मल गैस्ट्रिक की समस्या है जो खानपान या फिर दिनचर्या की वजह से आप में आ गई है, या फिर ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं? आपको इसके अलावा किसी और सिम्टम्स का इंतजार करना चाहिए या आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? आज के परिप्रेक्ष्य में ये एस्टैब्लिश्ड है कि सेकेंड वेव में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम भी काफ़ी हो रहे हैं, इसीलिए हो और एक आध दिन में सबसाइड नहीं करे तो आपको टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ जाती है, और बिल्कुल ही टेस्ट कराना चाहिए। और मैं एक बात और एम्फसाइज कर दूंगा कि जो लोग बुखार से प्रेजेंट करते हैं और ऐसी गलती हो रही है और इसकी कीमत बहुत गंभीर चुकानी पड़ती है लोगों को, उनका बुखार से जो प्रेजेंट करते हैं उनका विडाल टेस्ट लोग कराते हैं, और विडाल में हाई टाइटर होने पे, जो कि बहुत नॉन स्पेसिफिक है,
टाइफॉइड मान के इलाज किया जाता है और बाद में वो कोविड निकलता है, तो कृपया ऐसी गलती न करें। विडाल पे ही बेस करके ये काम न करें, इसे और टेस्ट भी कराएं अगर बुखार लास्ट कर रहा है तो। सर, आपने एक टर्म का यूज किया डी डाइमर, ये क्या है? जनरल पब्लिक इसे कैसे समझे? वो उनका इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैशाली से। प्रेम सागर, प्रेम आप अपना सवाल पूछिए। सर, मैं 4 अप्रैल को टेस्ट कराया था तो पॉजिटिव आया जी। मैंने 4 अप्रैल को टेस्ट कराया था तो पॉजिटिव आया जी। उसके बाद मैं अस्पताल में भी जाना पड़ा। डिस्चार्ज के समय 21 अप्रैल को कराया, लेकिन उस समय भी पॉजिटिव। लेकिन डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, कहा कि कोई बात नहीं है, आप जा सकते हैं। फिर 28 तारीख को टेस्ट कराया, 28 अप्रैल को, उसमें भी मेरा RT-PCR पॉजिटिव आया। तो उसके बाद फिर 2 दिन पहले मैंने इसका एंटीबॉडी टेस्ट कराया, उसमें 28 आया मेरा रिजल्ट। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं है, अब आप फिट फॉर ज्वाइन। डॉक्टर विजय प्रकाश, ऐसे भी मामले आते हैं जहां पर आप पॉजिटिव कंटिन्यू हैं, आपको डिस्चार्ज भी किया जाता है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो उसे आपको स्वस्थ मान लिया जाए, या आपको एहतियात परहेज की जरूरत तब भी है, आप बाहर घूम नहीं सकते क्योंकि आप अभी भी पॉजिटिव हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत सटीक प्रश्न है और लोगों में ये बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि RT-PCR जो है बराबर कराते जाएं। लेकिन सच्ची बात है कि ये हटा दिया गया है। अब तो गवर्नमेंट ने भी इसको मान लिया है और ICMR का भी यही निर्देश है कि फिर से दोबारा RT-PCR कराने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि RT-PCR में भले ही वायरस प्रतिलक्षित हो, लेकिन फिर भी वो इन्फेक्शसनेस जो है, उसकी संक्रमणता जो है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए अब जो है, अब फिर से RT-PCR करा के देखने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, अब सेल्फ आइसोलेशन जो है माइल्ड सिम्टोमेटिक के लिए इसीलिए 10 रोज है, और जो थोड़ा गंभीर हैं उनके लिए 14 से 17 रोज कहीं कहीं किसी राज्य में है। लेकिन 17 दिन के सेल्फ आइसोलेशन के बाद, होम आइसोलेशन के बाद या उपचार के बाद, ट्रीटमेंट अगर आपका अस्पताल में हो रहा हो तो उसके बाद आप डिस्चार्ज किए जा सकते हैं, भले ही आपका RT-PCR पॉजिटिव क्यों ना हो। इसीलिए ये RT-PCR से घबराने की जरूरत नहीं है। ये कभी कभी 2-3 महीने भी लग सकते हैं इसको निगेटिव होने में, लेकिन अमूमन ये 90% चांस रहता है कि निगेटिव हो जाए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप अपना सवाल पूछिए, दरभंगा से हमारे साथ जुड़े हैं। जी, मैं चाहता हूँ कि मैं शुगर पेशेंट हूँ जी। पहले आप अपने टीवी को वॉल्यूम को कम कर दीजिए। वॉल्यूम कम करो जी। आप अपना सवाल पूछिए। जी 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 मैडम, मैं शुगर पेशेंट हूँ जी। कम कर दिया है जी। आप अपना सवाल पूछिए। मैं शुगर पेशेंट हूँ और मैं इंजेक्शन नहीं लिया हूँ। मैं इंजेक्शन लेता हूँ तो उससे कुछ नहीं ना दिक्कत? तो बिल्कुल आपका सवाल मैं समझ गई हूँ। डॉक्टर मुकेश किशोर, चूंकि आप मनोवैज्ञानिक हैं, आपने बहुत मनोवैज्ञानिक तौर पर इस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, तब आप किसी भी बीमारी से, चाहे वो गंभीर हो या फिर साधारण हो, आप लड़ पाते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप कॉलर के सवाल का जवाब दे दीजिए और फिर इससे जुड़ा सवाल भी कि मनोवैज्ञानिक तौर पर कैसे मजबूत खुद को रखें, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये भी जवाब दीजिए। सॉरी, एक्चुअली उनको डायबिटिक पेशेंट है, डॉक्टर साहब लोग पहले भी बता चुके हैं कि उनको निश्चित रूप से वैक्सीन लेना चाहिए। अब रही बात कि कैसे हम सकारात्मक बने रहें, ताकि सकारात्मक बने रहेंगे तो हमें बीमारी से लड़ने में भी मदद मिलेगी, हमारे शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति भी बढ़ेगी और हम जल्दी ठीक होंगे जी। तो सकारात्मक बनने के लिए पहले तो
खाना पीना को ठीक रखना ही है, लेकिन सकारात्मकता उत्पन्न हो उसके लिए नियमित व्यायाम, कोई ऐसा व्यायाम जिससे आपके हृदय की गति बढ़ जाती हो, उसके बाद मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और कुछ पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना, पॉजिटिव किताबें पढ़ना, ये सारा करके एक्सरसाइज और अच्छे लोगों से मिलना, पॉजिटिव लोगों से मिलना, पॉजिटिव किताबें पढ़ना, अपने मन में उत्पन्न होने वाले ऋणात्मक विचारों को ठीक करना कि हम मर जाएंगे, नहीं, हमको मरना तभी होगा जब मेरा मृत्यु निश्चित होगा। हम डॉक्टर को दिखाएंगे, काम करेंगे, मरेंगे नहीं, मेरा कोई आपको मजबूत होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। पटना से एक कॉलर हमारे साथ जूही जुड़ गई है। जूही, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मुझे पूछना था कि मेरी मम्मी अल्सर की पेशेंट है, तो अभी डॉक्टर के पास जाने में कोविड को लेकर के बहुत डर होता है, तो उनके लिए बताइए कि कोई ऐसा दवाई होगा जो अभी डॉक्टर विजय प्रकाश भी अभी है, मैं देख रही हूँ लाइव में। डॉक्टर विजय प्रकाश, आपसे ही मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगी क्योंकि अपनी माँ को लेकर परेशान है। किस चीज की पेशेंट है जरा? अल्सर की पेशेंट है। अच्छा, तो अल्सर की पेशेंट हैं, अगर कोई सिम्टम है तो पैंटोप्राजोल नाम की दवाई आती है 40 मिलीग्राम की, विभिन्न नामों से, उसको 15-20 दिन तक एक गोली खा सकती हैं। वो काफी सेफ गोली है। बिल्कुल। डॉक्टर विजय प्रकाश, एक और सवाल है जो अमूमन तौर पर इस वक्त चूंकि एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक खाने के बाद भी आपको गैस्ट्रिक की समस्या हो जाती है, आप कई बार इस तरह की परेशानी से जूझने लगते हैं, वैसे हालात में क्या करें, क्या किया जा सकता है? एंटीबायोटिक खाने के बाद अगर गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस हो जाए तो हम लोग एक दवा जो हमने भी पैंटोप्राजोल का नाम लिया, एक रैनिटिडीन है, कुछ मोटिलिटी को ठीक करने के लिए डोम्पेरिडोन दवा है, इन दवाओं के कॉम्बिनेशन, और ये काफ़ी सेफ दवाएं हैं, इन दवाओं का कॉम्बिनेशन 2-4-5 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वो वैसे साइड इफ़ेक्ट को कम करने में या ख़त्म करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। डॉक्टर विजय प्रकाश, आपके तजुर्बे से मैं जानना चाहूंगी कि एक साधारण आदमी जो इस वक्त, जो भी व्यूअर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े होंगे, वो कोविड के लक्षण उनके अंदर अभी तक जनरेट नहीं हुए होंगे, वो नहीं जान रहे हैं कि उन्हें कोविड है या नहीं है, क्या वो इससे संक्रमित हैं या नहीं है, लेकिन वो क्या एहतियात इन कोरोना प्रोटोकॉल के अलावा वो क्या विशेष तौर पर अपने खान पान के साथ, अपनी दिनचर्या के साथ, अपने व्यवहार में क्या कुछ को शामिल करें जो इसके रीजंस को दूर रख सकें या कोरोना के लक्षण उनमें न जल आए, इससे वो अपने आप को बचा पाएं? ये जनरल स्वास्थ्य के नियम हैं ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो सब पे लागू होते हैं, अन्य दिन भी लागू होते हैं, कोविड हो या ना हो। एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम करें, भोजन में ध्यान रखें कि गर्म भोजन करें, हाथ अच्छी तरह धोकर खाएं, साफ पानी पिएं, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, सीजनल फ्रूट ज़्यादा खाएं, खाने में इंक्लूड करें और बाहर की चीज़ें कम से कम खाएं। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूंगी कि चूंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे ही बॉडी टेम्परेचर लोगों के ज्यादा होते हैं, क्या वैसे में चूंकि अभी लोग कह रहे हैं कि गर्म पदार्थ का सेवन ज्यादा कीजिए, लोग अंडा का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, लोग 2 टाइम 3 टाइम जो है काढ़ा का सेवन कर रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, क्या ये आपकी बॉडी को इतना ज्यादा गर्म पदार्थ इजिली डाइजेस्ट कर पाता है या उसकी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं हो सकती हैं? अंडे में कोई प्रतिरोधात्मक क्षमता है वायरस के लिए, ऐसा हम लोगों को ज्ञात नहीं है। जितना काढ़ा है उसमें लोग क्लेम करते हैं वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की पद्धति का है और उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मगर इतना ही लीजिए जितना आपका सिस्टम उसको टॉलरेट कर सके। बाकी गर्म पानी का भाप लेने से और गर्म पानी के गरारे करने से और बीटाडीन के गरारे करने से कोई भी नुकसान किसी को नहीं होता है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ संजय शर्मा जुड़े हुए हैं। संजय, आप अपना सवाल पूछिए। संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैडम, एक ही किडनी मेरे पास है, वैक्सीन लेना में कोई दिक्कत तो नहीं ना है?
डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, इनका शायद ये कहना है कि किडनी की समस्या से परेशान है, एक ही किडनी काम कर रही है, क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? देखिए, कोई भी क्रोनिक डिजीज के रोगी, अभी सर लोग भी बताए कि कोई भी क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, क्रोनिक लिवर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज के रोगी का भी आया, टीबी के रोगी हैं, HIV एड्स के रोगी हैं, ये सब वैक्सीन ले सकते हैं, बशर्ते जिस समय वैक्सीन ले रहे हैं उस समय जैसे डायबिटीज के रोगी हैं उनका डायबिटीज कंट्रोल पे रहे। बहुत हाई ब्लड शुगर जब है उस समय अवॉइड करना चाहिए वैक्सीन लेना। जब आपकी डायबिटीज कंट्रोल पर है आप निश्चित तौर पे और प्रायोरिटी वाइज आप लोगों को वैक्सीन लेनी है। उसी तरह किडनी की प्रॉब्लम है, समस्या है, स्टेबल है, आप निश्चित तौर पर वैक्सीन लें। किसी का हार्ट वाल्व रिप्लेस हुआ है, किसी की बाईपास सर्जरी हुई है, वो लंबे समय से साल भर से दवाइयों पर है, एकदम स्टेबल है, चल रहे हैं, अच्छे से हैं, निश्चित तौर पे प्रायोरिटी वाइज वैक्सीनेशन लें। लेकिन वैक्सीनेशन में अब एक चीज इनकॉर्पोरेट करना बहुत आवश्यक हो गया है। जैसे आप देखेंगे यूएस में भी मॉडर्ना या फाइजर की वैक्सीन है, उसके बूस्टर डोज में जो वेरिएंट आ रहे हैं उसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। हमारे जो वैक्सीन अभी तैयार हुए हैं वो जो वुहान वायरस का जीनोमिक स्ट्रक्चर हम लोग जनवरी 2020 में पढ़े हैं, जो डिसाइफर हुआ है उसके आधार पर बने हुए हैं। और नए नए म्यूटेंट्स जो आ रहे हैं जिसमें N440 के अभी जस्ट कल परसों सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने बताया 10 टाइम्स 200 टाइम्स से ज्यादा संक्रामित कर रहा है। जैसे जो स्पाइक प्रोटीन्स में चेंजेस आ रहे हैं उससे हमारे वैक्सीन के जो बूस्टर बनेंगे उसमें इनकॉर्पोरेट करना बहुत आवश्यक होगा और हमारे किट को भी चेंजेस करना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि 15% से ज्यादा RT-PCR निगेटिव आ रहे हैं, क्योंकि हमारा RT-PCR का प्रोब भी डिपेंड कर रहा है ओरिजिनल वायरस पर। तो ये दोनों को इनकॉर्पोरेट करना वैक्सीन में और डायग्नोस्टिक टेक्निक में बहुत आवश्यक है, बहुत जल्दी इसको इनकॉर्पोरेट करना होगा। मधुबनी से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, नारायण। नारायण, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, ऐसे बुखार लग रहा है और ऐसे सर्दी हो रहा है, तो इतना इसके लिए क्या कुछ दवा, ऐसा कुछ नॉर्मल दवा हो? डॉक्टर विजय प्रकाश, आप इनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। इन्हें शायद बुखार के जैसा फील हो रहा है और सर्दी की समस्या भी हो रही है। नहीं, नॉर्मल दवा तो बता ही देंगे, पैरासीटामोल का टैबलेट लीजिए, मगर टाइम बहुत एबनॉर्मल है, इसीलिए आपको बुखार अगर परसिस्ट कर रहा है तो कृपया कोविड का टेस्ट करा लें और उसके लिए सतर्क रहें। जितनी बातें बताई गई हैं अभी उसको फॉलो करें और ऑक्सीजन सैचुरेशन नापना शुरू करें। बिल्कुल संक्षेप में डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा है कि आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और उस पर मेरे व्यक्तिगत तौर पर भी मैं चाहूंगी कि आप बताएं, डी डाइमर शब्द का आपने इस्तेमाल किया, ये आखिर है क्या और आम लोगों को इसे कैसे समझना चाहिए? कोविड वायरस जो है वो दो तरह से नुकसान पहुंचाता है शरीर को, जिससे कि आदमी मर सकता है। एक है ओवर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी का, जिसका इंडिकेटर सी रिएक्टिव प्रोटीन है, और दूसरा है प्रोकोगुलेंट रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि शरीर की धमनियां जो हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है और जिस ऑर्गन में ब्लड क्लॉट होता है वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे रिस्पॉन्स को कि कोगुलेशन या खून का थक्का जमना ज्यादा हो रहा है कि नहीं, इसको हम लोग डी डाइमर से मेजर करते हैं। तो डी डाइमर बहुत बढ़ा हुआ है तो चांसेस है कि आपके अंदर खून की धमनियों में थक्का जमेगा, प्रोकोगुलेंट इवेंट होंगे और उसका एहतियात हम लोग बरतना शुरू कर देते हैं। यानी ये डी डाइमर टेस्ट इस वक्त इस हालात में कराना सभी के लिए जरूरी है क्या? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत जरूरी है, लोग करा लेते हैं, पैनिक अभी इतना ज़्यादा है, मगर जिनको भी थोड़ा सा ज़्यादा टेंडेंसी हो, ज़्यादा उम्र के हों, हार्ट की प्रॉब्लम रही हो या और कोई कोमॉर्बिड इलनेस रहा हो, उनको अवश्य करा लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की, उनकी परेशानियों का निदान आपने उन्हें घर बैठे जानकारी के तौर पर दिया है। आपने इतना बहुमूल्य वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि आप अपने लक्षणों को जानें, उसे जानकर आप
प्रोएक्टिव तरीके से इसे लेकर सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें और बिल्कुल पैनिक ना हो। यहां पर आपका संयम, आपका सहयोग और आपके अपनों का साथ आपको इस परेशानी से भी सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सक्षम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए।